बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा। अमेरिका की अदालत में भक्तों के चाचा गौतम अडानी और उनके चाचा का भतीजा बुरी तरह से फंस चुके हैं। बड़े बड़े कांडों में लपेटे जा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। समय से अधिक बलवान कोई नहीं होता। और इसलिए एक बात और कही जाती है कि जब अपना समय चल रहा हो, यानी जब समय अनुकूल हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो अति नहीं करनी चाहिए। अपने प्रभाव का प्रयोग किसी को दबाने, परेशान करने या लूटपाट करने के लिए नहीं करना चाहिए। याद करिए नवंबर 2022 की वो सर्दी, जब पूरे देश के भीतर पत्रकारिता के मैदान में गर्मी आ गई थी, जब सेठ के जेब में पैसे की गर्मी इतनी बढ़ गई कि सेठ ने इधर उधर का तिकड़म लगाकर एनडीटीवी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि गुलामी मंजूर नहीं थी। और देखिए, कायदे से 2 साल भी पूरे नहीं हुए, सेठ की गर्मी निकलती हुई नजर आ रही है, ऐसी चर्चा होने लगी। सेठ के साथ साथ सेठ का खानदान भी घूस देने और फ्रॉडगिरी करने के चक्कर में लपेटा जाने लगा है। और इस घटना को लेकर रवीश कुमार ने जैसा लेदर का जूता भीगा भीगा के मारा है ना, सुनने के बाद आपकी जबान से भी यही निकलेगा कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। जी हां, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अपने कथित फ्रॉड दोस्तों के चक्कर में भारत की 140 करोड़ की जनता को फंसा दिया है, बदनाम कर दिया है, वो भी बुरी तरीके से। बात ये भी करेंगे कि माल कमाया सेठ ने खामियाजा भुगतेगी भारत की जनता, और अमेरिका करेगा भारत को ब्लैकमेल। एक और कहानी सामने आ रही है कि सेठ को इन सारी चीजों के बारे में पहले से मालूम था, और इसीलिए उसने कहीं न कहीं ट्रंप के नए राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद एक अलग तरीके के घूस की पेशकश की, यानी ट्रंप को सहलाने की, तेल लगाने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या इन सारे मामलों में एलन मस्क और ट्रंप का भी कोई रोल हो सकता है। उधर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे संदेह पैदा हो रहा है कि क्या सेठ बहुत जल्द भारत छोड़कर भागने की फिराक में है। यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, एक से बढ़कर एक कहानी आपके सामने खुलने वाली है। एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखने जा रहा हूं, टकटकी लगाकर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। मगर इससे पहले कि बैंड बाजा बारात निकालें, आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। अन्य से हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर बात हो पाती है जो आपके हित का है, और इसके लिए जरूरी है कि आप सब हमारा सहयोग करें। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक मदद भेजने का प्रयास करते रहिए, और हम बैंड बाजा बारात निकालते रहेंगे। सेठ ने एनडीटीवी पर कब्जा कर लिया था और रवीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई अडानी सेठ या किसी और ने ये तो नहीं कहा कि आप चैनल छोड़ दीजिए। इस पर रवीश कुमार का जवाब था कि क्या मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं, उन्होंने चैनल को अपने कब्जे में क्यों लिया है। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का चरित्र ही फ्रॉड या चोरी और झूठ से बना हो, उससे आप ईमानदारी की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं। वो ईमानदारी दिखाएगा भी तो उसमें भी एक फ्रॉड होगा, वो फ्रॉड को छुपाने के लिए ईमानदारी दिखा रहा होगा। रवीश कुमार को एनडीटीवी से अलग हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए कि सत्ता के सांठगांठ से मदमस्त हाथी की तरह सब कुछ कुचलने और खरीदने के लिए दौड़ रहा सेठ बदनामी के कुएं में गिर चुका है। अमेरिका की एक अदालत में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे ने भारत में सरकारी ठेका पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस दिया, वो भी हजारों करोड़ का, और घूस की रकम अमेरिका के लोगों से जुटाया, तरह तरह के फ्रॉड किए, गजब गजब के आरोप लगे हैं उन पर। अभी हम उन गहराइयों में नहीं जाएंगे, उस पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात कर लिया है। वैसे एक बात और समझने वाली है, कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी तरह से एक फ्रॉड को बचाने के लिए कई फ्रॉड करने पड़ते हैं। ये सेठ के कारनामे से सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। कथित तौर पर पहले तो सेठ और इसके खानदान के लोगों ने अमेरिकी लोगों और कई बैंकों से फ्रॉड या लोन लेने के लिए पैसा जुटाने के लिए झूठ झपाट बोला, और इन झूठ झपाट के, इन फ्रॉड के मामलों की जांच न हो पाए, इसलिए न्यूयॉर्क की अदालत की जांच में बाधा डाला, FBI की जांच को बाधित करने का प्रयास किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जांच को भी उलझाने का प्रयास किया। यानी पहले तो रिश्वत और उसके बाद रिश्वत की जांच न हो उसके लिए भी, जांच को रोकने के लिए भी रिश्वत। ऐसा लग रहा है कि सेठ ने अमेरिका को भी भारतीय समझ लिया था। जैसे यहां सब बिकने को तैयार बैठे हैं ज्यादातर, वैसे ही वहां भी रिश्वत की जांच न हो इसके लिए भी रिश्वत। अब अमेरिकी अदालत का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है कि सेठ, उसका भतीजा और उसके व्यापारिक खानदान के लोग कौन कौन से गुल खिलाए हैं। समझने वाली बात यह भी है कि इन लोगों ने पूरा कच्चा चिट्ठा भी अपने इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रखा हुआ था। अब सब कुछ अमेरिका की अदालत में है, यानी पूरा हिसाब किताब अडानी के लोग रखे हुए थे कि कहां कितना घूस दिया, कहां से पैसा जुटाया। ये सारा कच्चा चिट्ठा अब अमेरिका की अदालत के पास है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रवीश कुमार ने लिखा कि गोदी सेठ, जिनके देश में मीडिया गुलाम हो, जांच एजेंसी गुलाम हो, जज गॉड से प्रे प्रू करते हो, वहां ऐसी खबरों से घबराया नहीं करते, मैनेज करते हैं। हो जाएगा मैनेज गोदी सेठ, कौन सी बड़ी बात है। भारत अनैतिकताओं का स्वर्ग है जी, दलालों ने इसे अपनी पुण्य भूमि में बदल दिया है। तुम्हारी जीत निश्चित है गोदी सेठ, भरोसा रखो यहां के बिक चुके लोगों पर। इसके अलावा इस मामले पर रवीश कुमार ने जो रिपोर्ट बनाई यूट्यूब पर, उसमें उन्होंने जो बात कही, उनकी बातें गोदी सेठ और नरेंद्र मोदी के पालतू लोगों को आज सुई की तरह चुभ रही होंगी, एकदम कुछ कुछ इधर उधर। रवीश कुमार ने कहा कि अडानी भारत में इस वक्त जो चाहे खरीद सकते हैं, अमरूद से लेकर केला तक, यहां तक कि ठेला भी खरीद सकते हैं। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूं उससे भी खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका जाने का टिकट इस वक्त अडानी सेठ नहीं खरीद सकते। ये कितनी बड़ी बात है कि भारत के सबसे बड़े व्यक्ति, इतनी कंपनियों के मालिक, इतने चैनलों के मालिक अमेरिका नहीं जा सकते। उनके खिलाफ रिश्वत देने, निवेशकों के साथ फ्रॉड करने के सबूत हैं और अब उन्हें अमेरिकी जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना होगा। जरा सोचिए कि जिस वक्त अडानी सेठ ने एनडीटीवी पर कब्जा जमाया और इनके लोगों ने जश्न मनाया कि देखो रवीश कुमार बेरोजगार हो गए, सड़क पर आ गए, क्या कल्पनाओं में भी इन्हें ये बात नजर आई होगी कि महज 2 साल के भीतर हिंडनबर्ग से लेकर अमेरिकी अदालत तक और दुनिया के अन्य देशों से इतने जोरदार झटके लगेंगे, लाखों करोड़ों रुपया डूब जाएगा और रुपया तो आता जाता रहेगा। माथे पर जो फ्रॉड का लेवल चिपकेगा उसका क्या, क्योंकि वो तो इस जन्म में मिटने वाला नहीं। पहले हिंडनबर्ग ने दुनिया का सबसे बड़ा कथित कारपोरेट फ्रॉड करने का आरोप लगाया, झूठ झपाट बोलने का, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और अब अमेरिका की अदालत ने सबूतों के साथ पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। यहां पर तो एक से बढ़कर एक फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं, फ्रॉड को दबाने के लिए भी फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। अब तेरा क्या होगा सेठ, अब तो जांच में जाना पड़ेगा, जांच में सहयोग निभाना पड़ेगा। यदि आरोप सिद्ध हो गए तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खाना पड़ेगा। वैसे हमने पहले ही वीडियो में आप सभी से कहा था कि जैसे ही अडानी के कर्मकांडों पर सवाल उठेंगे, भाजपाई और उनका पूरा सिस्टम अडानी के सर पर भारत को चढ़ा देगा और कहेगा कि अडानी के ऊपर लगे आरोप भारत के खिलाफ आरोप है। भाजपा के प्रवक्ता है संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत पर हमला कर रहे हैं, यानी अमेरिका से लेकर केन्या तक, बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर तरफ हर जगह कांड करें अडानी और मोदी, दलाली खाएं ये लोग, जांच करें दूसरे देशों की एजेंसियां, दूसरे देशों की अदालतें, और जब वहां से खुलासा हो, आरोप लगे, भारत में विपक्ष का नेता सवाल उठाए तो भाजपाई कहने लगते हैं कि ये भारत पर हमला है। बताइए, इतना पुराना भारत 4 दिन के सेठ का गुलाम हो गया लगता है। वैसे ये बात काफी हद तक सही भी नजर आती है। सेठ ने भारत को काफी हद तक गुलाम तो बना ही लिया, वरना जो जांच अमेरिकी अदालत कर सकती है, वहां की एजेंसी कर सकती है, वो भारत में क्यों नहीं हो सकती थी। भारत में अडानी के कारनामों को यदि आप देखें, आरोपों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि अडानी के आने से पहले उनके ऊपर फ्रॉड के आरोप आ गए, मगर यहां किसी जांच एजेंसी और किसी अदालत की हिम्मत नहीं हुई, किसी मिलाड की हिम्मत नहीं हुई, किसी अधिकारी की औकात नहीं हुई गोदी सेठ की जांच करने की। जिस सेबी की मुखिया माधवीपुरी बुच का काम था अडानी के ऊपर लगे आरोपों की जांच करना, वो खुद ही अडानी के फायदे में, यानी अडानी के कथित फ्रॉड के पैसे में हिस्सेदार पाई गई। एक से बढ़कर एक आरोप लगे, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को जरा आसान भाषा में समझिए तो कहानी बस इतनी सी है कि एक बहुसंख्यक समाज का लड़का अल्पसंख्यक समाज की लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ पकड़ा जाता है। अल्पसंख्यकों ने धर दबोचा और कूट दिया तो बहुसंख्यक समाज का लुक्खा अपने समाज में जाकर कहने लगा कि देखो देखो, अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों को पीट दिया, ये बहुसंख्यकों पर हमला है। यही काम भाजपाई करते हैं, उनका गोदी मीडिया करता है, IT सेल करता है। वो ये नहीं बताते कि उनके समुदाय का वो व्यक्ति यानी अडानी सेठ ने किया क्या है, सबूत कौन से हैं। मोदी और अडानी यही मिलकर करते हैं और यही करवाते हैं। अब तक का यही इतिहास नजर आता है, जैसे आरोप लगते हैं उनके अनुसार। अब सवाल यह है कि मोदी ने अडानी के लिए हर राजा की जान तोते में है, और यदि तोता ही फंसा हुआ है तो राजा कर ही कह सकता है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि राजा अपने तोते को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा। और आप तो जानते हैं, राजा ने अपने तोते की जेब भरने के लिए पहले ही देश की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव लुटा दिया, और अब तोते की संपत्तियां खतरे में हैं तो राजा किस हद तक गिरेगा। सोचिए, लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी ने अडानी को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत कुछ लुटा दिया, लेकिन अब जिस तरीके से सेठ और उनका भतीजा फंसा है, इस मामले को लेकर अमेरिका भारत की सरकार को ब्लैकमेल कर सकता है, यानी नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर सकता है, जिसका खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मोदी अपने मित्र को बचाने
बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या कुर्बानी भारत की जनता की दी जाने वाली है, उनकी जेब की, उनकी कमाई की दी जाने वाली है, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है क्या? लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इस बार अमेरिकी चुनाव में एलन मस्क ने खुलकर ट्रंप का सपोर्ट किया, खूब पैसे भी खर्च किए, प्रचार किया। और एलन मस्क एक बिजनेसमैन है। एलन मस्क को भारत में भी अपने बिजनेस का विस्तार करना है और इसमें अडानी अंबानी जैसे सेठ आड़े आ रहे हैं कुछ मामलों में। तो क्या अडानी के मुद्दे पर ट्रंप की सरकार को मोहरा बनाकर एलन मस्क भारत की सरकार को ब्लैकमेल करके अपने बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं? अब जब कोई बिजनेस शुरुआत में ही ब्लैकमेल के आधार पर पैदा होगा तो सोचिए वो भारत की जनता को किस कदर ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि मस्क अपनी एक कंपनी को भारत में बड़े स्तर पर विस्तार देना चाहते हैं। एक चर्चा यह भी हो रही है कि क्या अडानी को पहले ही मालूम था कि अमेरिका में उनके पांव फंस गए हैं? हाल ही में अमेरिका में जब चुनाव संपन्न हुए, ट्रंप की जीत सुनिश्चित हो गई तो तुरंत अडानी ने ट्वीट करके ट्रंप की जीत पर ताली बजाई, भारत और अमेरिका के रिश्तों का हवाला दिया और एक बड़ा वादा कर दिया। अडानी ने ट्रंप से वादा किया कि वो अमेरिका में $10 बिलियन यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 15,000 लोगों को नौकरी देंगे। लोग कह रहे हैं कि क्या ट्रंप से अपने आप को बचाने के लिए अडानी ने सामने से हाथ मिलाने की कोशिश की, यानी एक तरफ से रिश्वत देने की पेशकश की? यहीं पर लोग ये भी पूछने लगे हैं कि अडानी, आप सालों से भारत में धंधा कर रहे हैं, इतना बढ़िया धंधा किया कि दुनिया में 2 नंबर ही अमीर बन गए, भले ही 1 नंबर से बने हो चाहे 2 नंबर से बने हो, फ्रॉड करके ही बने हो तो भी 2 नंबर के अमीर तो बने ही। और इतना कुछ बनने के बाद भी आप भारत में खबरों के अनुसार 45,000 लोगों को नौकरी दे पाए, फिर अमेरिका में अचानक 15,000 नौकरी कहां से पैदा कर देंगे? बहरहाल कुल मिलाकर मामला बस इतना है कि मोदी और अडानी ने मिलकर पूरी दुनिया में भारत का नाम जबरदस्त तरीके से खराब कर दिया है, भारत की साख पर बट्टा लगा दिया है, भरोसे को कमजोर किया है। और आप तो जानते ही हैं कि भारत के गांव-गांव में परिवार और गांव का नाम खराब करने वालों के साथ क्या होता है। सवाल यह है कि देश की जनता इन सारी चीजों को कब तक बर्दाश्त करने के मूड में है, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे नेता कितने गर्त में गिर चुके हैं, इनकी कौन सी गोटी अटकी हुई है कि देश का कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही, ये मोदी के साथ ही खड़े रहेंगे। जरा भाजपा के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट देखिए। इन्होंने लिखा है कि एक जानकार एनआरआई से सुना कि अडानी अपना घर स्विट्जरलैंड में बना रहे थे, भारत में क्यों नहीं? उन्होंने अपने कई भाइयों को दुबई में शिफ्ट कर रखा है, एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी धंधा कर रहे हैं, और सीधे सीधे सारा पैसा विदेशों में लगा रहे हैं। भारत के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। यानी सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उनका यह दावा है कि किसी एनआरआई ने उनसे कहा कि अडानी अपना घर स्विट्जरलैंड में बना रहे हैं रहने के लिए, भाइयों को दुबई में शिफ्ट कर रखा है, पाकिस्तानी के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, सारा पैसा विदेशों में फिट कर रहे हैं, भारत के लिए अडानी के मन में कोई सम्मान नहीं है। अब बताइए, उधर संबित पात्रा का कहना है कि अडानी के ऊपर सवाल करना भारत पर हमला हो गया, यानी अडानी का अपमान भारत का अपमान हो गया, और यहां सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे हैं कि अडानी के मन में भारत के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में भाई।